आज का टॉपिक है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ने जो है भारत के विभिन्न भागों में जो प्रदेश कॉन्क्वेस्ट किए, जो प्रदेश जीते, उसका क्रम क्या था और वो बैटल कैसे कैसे लड़ी गई, कैसे कैसे धीरे धीरे जो है एक ट्रेडिंग कंपनी भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, वह प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक गई, इसके बारे में हम लोग इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो हम लोग ये देखते हैं, सबसे पहले ये मैप देख लेते हैं। शुरुआत में ये मैप हमारा 1915 की पोजीशन बता रहा है। ये गांधी जी जब भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जब गांधी जी एंट्री करने वाले थे, उसके पहले की पोजीशन है। तो यह फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय की ये पोजीशन है। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था उसके समय की पोजीशन है कि भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैल गया था, उसके बारे में इस मैप के द्वारा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये वाला जो पिंक कलर का है या कुछ ये इस तरह का कलरफुल वाला है, ये पूरा ब्रिटिश का जो है साम्राज्य था। ब्रिटिश ने यहाँ तक जो है, ये तो बर्मा, पहले बर्मा भी, म्यांमार जिसको कहते हैं, बर्मा भी भारत के ब्रिटिश साम्राज्य का पार्ट था। बाद में इसको बर्मा को अलग कर दिया गया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए श्रीलंका, ये भी ब्रिटिश के कब्जे में था, और यहाँ पे केरला का कुछ पार्ट था जो बचा था। देखिए मैसूर, ये हैदराबाद, ये जो ब्लैक कलर से कुछ दिख रहे हैं पार्ट, ये क्या थे, इनके नेटिव स्टेट थे। ठीक है, नेटिव स्टेट थे, मतलब ये स्टेट जो है डायरेक्टली ब्रिटिश के अंडर में नहीं थे, ये उससे बचे हुए थे। जैसे यहाँ राजपूताना वाला क्षेत्र था, ये सारे चीज़ें, बलूचिस्तान भी नहीं था। फिर धीरे कश्मीर का भी, ये भी क्षेत्र जो है ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था। यहाँ पंजाब, ये सारा जो है पेशावर वगैरह, इंडस वैली रिवर के सिंध भी क्षेत्र ब्रिटिश में था। तो आप देख सकते हैं कि लगभग इंडिया के बहुत बड़े भाग पे जो है इनका कब्जा हो गया था। भूटान इनके कब्जा में नहीं था, नेपाल बाहर था, सिक्किम भी इनके कब्जा में नहीं था। फिर मणिपुर यहाँ पे है। तो देखा जाए ये पूरा बेल्ट जो है बंगाल से लेकर ये पूरा यूपी वगैरह वाला पूरा क्षेत्र जो है, दिल्ली वगैरह सब, फिर यहाँ राजपूताना, कुछ गुजरात का पार्ट, फिर हैदराबाद, इधर मैसूर और ये त्रावणकोर, ये रियासतें थी जो ब्रिटिश के संरक्षण में थी, नेटिव स्टेट थे। तो डायरेक्टली इनका कंट्रोल नहीं रहता था, लेकिन इनडायरेक्टली ब्रिटिश भी यहाँ पे थी। तो इस पूरे भूभाग पे उन्होंने शुरुआत यहाँ से की। पहले देखा यहाँ पे उन्होंने सूरत में फैक्ट्री बनाई, इस जगह पे यहाँ पर उन्होंने फैक्ट्री बनाना शुरू की। उसके बाद यहाँ से बढ़ते हुए फिर कलकत्ता में आए। तो सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी यहाँ जीता इन्होंने कलकत्ता में। कलकत्ता से उन्होंने शुरुआत की और धीरे धीरे पूरे देश में ये फैल गए। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और यहाँ तक फैलने का पूरा हम एक एक करके जानते हैं क्या है। तो देखते हैं। तो औरंगजेब जो था, औरंगजेब ने जो है 1705 में 1705 कामानीरा या एडी में, कामानीरा, इसको कामानीरा पढ़ते हैं या इसको एडी, आफ्टर द डेट ऑफ क्राइस्ट। तो औरंगजेब अपॉइंटेड मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब ने क्या किया, मुर्शीद कुली खां को जो है बंगाल का गवर्नर बनाया। ठीक है, औरंगजेब ने 1705 में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर बनाया। बंगाल का कि औरंगजेब के बाद ही ये अंग्रेज़ों का विस्तार बहुत तेज़ी से बढ़ा। फिर लेटर प्लेस्ड उड़ीसा अंडर हिज अथॉरिटी। तो पहले औरंगजेब ने क्या, मुर्शीद कुली खां
को बंगाल का गवर्नर बनाया, फिर उसी के अंडर में जो है उड़ीसा को भी मुर्शीद कुली खान के अंडर में रख दिया। फिर क्या, मुर्शीद कुली खान शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद, और मुर्शीद कुली खान ने क्या किया, अपनी राजधानी को ढाका कलकत्ता से हटा के मुर्शिदाबाद जो है, सॉरी ढाका से हटा के मुर्शिदाबाद कर दी। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब और एंड फाउंडेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर बनाया, बाद में उड़ीसा भी उसके अंडर में दे दिया। तो मुर्शीद कुली खान ने क्या किया, जैसे औरंगजेब 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है, डेट ऑफ औरंगजेब, तो यहाँ पे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तब क्या, मुर्शीद कुली खान ने क्या किया, अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई और वहाँ पे उसने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया, एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, मुगलों से अलग रह के कि वो राज था, लेकिन वह मुगलों की सत्ता को मानता था और उनके लगान वगैरह देता था। मुर्शीद कुली खान के बाद उसका बेटा सुजाउद्दीन खान आया, सन इन लॉ ऑफ मुर्शीद कुला सुजाउद्दीन आया, बेटा नहीं था, उसका दामाद था। फिर उसके बाद सरफराज खान आया, सरफराज खान था सन ऑफ सुजाउद्दीन। तो मुर्शीद कुली खान, सुजाउद्दीन खान, फिर सरफराज खान, फिर अलीवर्दी खान, अलीवर्दीन खान आए। तो ये पूरा जो है बंगाल के गवर्नर का ये पूरा क्रम था। अब देखते हैं बंगाल में ये सारे गवर्नर हुए। अब देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी क्या है और क्यों हुआ। तो देखिए 1707 में उसने आज़ादी ले ली, तो 1757 ईरा में क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुई। किसके किसके बीच में? बैटल ऑफ प्लासी हुआ सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी हुई। तो उसमें क्या हुआ, सिराजुद्दौला जो उस समय बंगाल का गवर्नर था, उसको जो है लड़ाई में वह मारा गया था। और उसको मारा कौन था? मीर जाफर। तो बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच में हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी हुई थी सिराजुद्दौला के बीच में, बंगाल का गवर्नर जो नवाब था उसके बीच में, और अंग्रेज़ों के बीच में। अंग्रेज़ों का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था, और लॉर्ड क्लाइव को के साथ जो है मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, वह रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया और उसने जो है उसने जो है सिराजुद्दौला का हरा दिया। और हारने के बाद जो है मीर जाफर के जो लड़के ने जो है सिराजुद्दौला का कत्ल कर दिया। ये तो फर्स्ट बैटल ऑफ ये तो बैटल ऑफ प्लासी था कि लड़ा गया था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। अब ये बैटल हुआ क्यों, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये थोड़ा हमें समझना है कि बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। तो इसमें दो कैंडिडेट हैं, एक सिराजुद्दौला और दूसरा रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव के साथ कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति। अब हम देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई, और उसके ये जान के रखिए कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई, और उनके बीच कौन कौन? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, और रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेजी फौज का सेनापति था, उसके अंडर में जो है अंग्रेज फौज लड़ी थी। और उसके साथ जो है मीर जाफर भी मिल गया था, पर मीर जाफर कौन था? वो सिराजुद्दौला का सेनापति था। तो उसने गद्दारी कर दी थी सिराजुद्दौला से, जिसके कारण बैटल ऑफ प्लासी हार गई थी। यहीं से जो है अंग्रेजों की विजय गाथा की शुरुआत होती है। 1757 से उनकी विजय गाथा की शुरुआत होती है, इसलिए ये बैटल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अंग्रेजों की जीत की शुरुआत यहीं से होती है, बैटल ऑफ प्लासी से। और 1757 के बाद 1857 देखिए, 1857 में भी क्रांति होती है 57। तो ये ध्यान रखिए कि दो क्रांतियाँ हुई,
यहाँ से अंग्रेजों की शुरुआत है और यहाँ पे 100 साल बाद अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का विद्रोह हुआ था। उस समय भारत की पोजीशन क्या थी ये हम देखेंगे। यहाँ से इन्होंने शुरुआत की और यहाँ तक उनकी क्या स्थिति थी ये हम देखेंगे। तो बैटल ऑफ प्लासी का बैकग्राउंड क्या था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ क्यों और उसके पीछे क्या क्या कारण थे। तो डेथ ऑफ अलीवर्दी खान, डेथ ऑफ अलीवर्दी, यहाँ तक हमने देखा कि अलीवर्दी मुर्शिद कुली खान था, शुजाउद्दीन खान था, फिर सरफराज खान हुआ, फिर अलीवर्दी खान। यहाँ तक बंगाल के नवाब कंटिन्यूअस एक के बाद एक बनते गए, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अलीवर्दी खान के मरने के बाद प्रॉब्लम शुरू हुई थी। अलीवर्दी के मरने के बाद प्रॉब्लम शुरू हुई, वो क्या थी यह देखते हैं। तो डेथ ऑफ अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान मरा। तो सिराजुद्दौला हिज ग्रैंडसन, सिराजुद्दौला कौन था, अलीवर्दी खान का पुत्र नहीं उसका नाती था, हिज ग्रैंडसन था। कम इन कन्फ्लिक्ट विथ ब्रिटिश, तो अलीवर्दी खान के बाद उसका ग्रैंडसन सिराजुद्दौला नवाब बना और उसका जो है ब्रिटिश से कन्फ्लिक्ट हुआ, उनसे थोड़ा सा टकराव हुआ। कम इन कन्फ्लिक्ट विथ ब्रिटिश एज वाज अगेंस्ट मिसयूज ऑफ दस्तक, ऐसा क्यों दस्तक, दैट इज सील ऑफ ट्रेडिंग, प्रिवेंटेड इंग्लिश फ्रॉम फोर्टिफाइंग फोर्ट विलियम। तो ऐसा प्रॉब्लम क्या हुआ, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में क्या प्रॉब्लम आ गई। तो देखा, आपको पता था कि लास्ट में हमने देखा था फारुखसियर ने जो है बीमारी के बदले में, फारुखसियर ने बीमारी के बदले में अंग्रेजों को एक दस्तक दे दी, सील दे दी थी, व्यापार करने की छूट दे दी थी कि वो भारत के विभिन्न भागों में आराम से कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, उनको छूट थी। तो क्या था, अंग्रेजों को जब ये छूट मिल गई, ब्रिटिश को ये छूट मिल गई, तो वो दस्तक का दुरुपयोग करने लगे। वो दस्तक अपनी तरफ से सिर्फ किसी को भी, नेटिव ट्रेडर को भी इशू करने लगे। जिससे क्या हुआ, इससे हुआ क्या कि जो बंगाल का राजस्व था, कोई व्यापार करता था, व्यापार करने के बदले में सरकार या वहाँ का शासक जो है कुछ लगान या कुछ टैक्स वसूलता था। तो अंग्रेजों को दस्तक का अधिकार था, तो वो टैक्स देते नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि इस दस्तक का यूज जो है वो दूसरों को भी देने लगे, दूसरों को भी व्यापार करने के लिए यह ट्रेडिंग सील देने लगे, जिससे बंगाल का जो नवाब था उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा नुकसान, एक तो वो तो देते ही नहीं थे, दूसरों को भी वो बेचने लगे, जिससे उसका और नुकसान हुआ। इसके साथ साथ अंग्रेजों ने जो है वहाँ पे जो फोर्ट विलियम बनाया था, उन्होंने कलकत्ता में जो सूजन कोठी लेके उन्होंने जो फोर्ट विलियम बनाया था उसको फोर्टिफाई करने लगा, उसकी किलाबंदी करने लगा। यह भी नवाब को पसंद नहीं है, उसको लगा कि किलाबंदी कर लेंगे तो वह शायद उसके कंट्रोल से बाहर हो गया और वहाँ पे उसके इजाज़त के भी गलत काम कर सकते हैं। तो ये दोनों कारण थे जिससे सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आया और यह करने से उसने अंग्रेजों को रोका। जब अंग्रेजों को ये काम करने से रोका तो उन्होंने जो है सिराजुद्दौला को बंगाल से हटाने का षड्यंत्र शुरू कर दिया। अटैक ब्रिटिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार ऑन देयर रिफ्यूजल ऑफ नॉट फोर्टिफाइंग एंड कैप्चर्ड फोर्ट विलियम। अब क्या हुआ कि जब अंग्रेजों ने जो है उसकी बात सिराजुद्दौला ने मना किया कि आप दस्तक का दुरुपयोग ना करिए और फोर्ट विलियम को किलेबंदी मत करिए, तब अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया। और उन्होंने जब मानने से इनकार कर दिया तो क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश फैक्ट्री के ऊपर अटैक कर दिया। अटैक ब्रिटिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार, कलकत्ता के पास कासिम बाजार एक उनकी जगह थी जहाँ व्यापार में, वहाँ पे उसने अटैक कर दिया। और जब उन्होंने फोर्ट विलियम को फोर्टिफाई करने से मना कर कहा कि हम नहीं मानेंगे, तो उसने फोर्ट विलियम को भी कब्जा कर लिया। तो फोर्ट विलियम पे भी सिराजुद्दौला कब्जा कर लिया और कासिम बाजार पे भी उसने कब्जा कर लिया। उसी के साथ साथ क्या हुआ, एक ब्लैक होल की ट्रेजेडी हो गई। अब इस ट्रेजेडी के बारे में भी अपवाद है। उसमें हुआ क्या था, वेयर मेनी इंग्लिश प्रिजनर्स वेयर होल्ड अप इन वन रूम एंड एज अ कंसिक्वेंट डाइट ऑफ सोफिस्टिकेशन। इसमें हुआ क्या कि एक ब्लैक होल की ट्रेजेडी हुई। उसमें ये कहा जाता है कि जब अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला के सैनिकों ने बहुत ढेर सारे अंग्रेजों को पकड़ लिया था, पकड़ने के बाद उनको एक रूम में बंद कर दिया और गर्मी का महीना होने के कारण उस रूम में बहुत ढेर सारे अंग्रेज, सुबह हुई तो बहुत ढेर सारे सोफिस्टिकेशन, दम घुटने से बहुत सारे अंग्रेजों की
मृत्यु हो गई। तो इससे जो है अंग्रेज काफ़ी गुस्सित हो गए और उन लोगों ने जो है सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई का तत्काल प्लान बनाया। तो कई कारण थे, जब मौत हो गई तो उनको ज़्यादा बड़ा बहाना मिला, ऐसा कहा जाता है। अब क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया, विच रिजल्टेड इन विक्ट्री ऑफ मीर जाफर। तो उसमें मीर जाफर विजयी हुआ। मीर जाफर क्या, अंग्रेज भी, ब्रिटिश भी विजयी हुए, ठीक है, ब्रिटिश की विजित हुए, ब्रिटिश जीत गए लड़ाई। और ब्रिटिश को लड़ाई में, और सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसने साथ दिया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को ये लालच दिया कि तुम अगर हम मेरे साथ लड़ाई लड़ते हो तो हम लड़ाई जब जीतेंगे तो तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे, बंगाल का शासन तुम्हें हम दे देंगे। तो इस लालच में मीर जाफर ने जो है उसके साथ गद्दारी कर दी और वह लड़ाई के मैदान में जो है, प्लासी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो वह अपनी लड़ाई के समय वह अपनी सेनाएं लिए हुए खड़ा रहा, वह लड़ाई में भाग ही नहीं लिया और उसकी बची हुई फौज जो है लड़ती रही। बाद में वह हार गई। तो और सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद मीर जाफर के लड़के ने उसका मार दिया, उसका गला काट दिया। तो यह था। अब उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी खत्म हो गया। तो क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव भी अपनी चालाकी से जीता था। तो रॉबर्ट क्लाइव को क्या हुआ, उसको बंगाल का गवर्नर बना दिया। पहले वो एक सैनिक था, एक छोटी सी सेनापति था, उसको अब बंगाल का गवर्नर बना दिया। अंग्रेजों ने कहा तुम बंगाल का पूरा केस तुम देखोगे। तो 1758 से 60 लगभग ये 2-3 साल तक रहा। ये हुआ रॉबर्ट क्लाइव। लड़ाई के बाद हुआ, बंगाल का नवाब तो मीर जाफर बन गया और गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बन गया। ही कंसोलिडेटेड द ब्रिटिश पावर बोथ इन बंगाल और डेक्कन। तो और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनने के बाद काफ़ी काम किया। उसने अपने ब्रिटिश पावर को बंगाल और दक्कन में, डंगर मतलब दक्षिण भारत में, कर्नाटक वगैरह में, कर्नाटक वगैरह में, हैदराबाद कर्नाटक, उसने काफ़ी बैटल लड़ी थी। आपको फर्स्ट कर्नाटक वार में देखा ही था। उसके बाद और भी उसने काम किया। क्लाइव इंट्रोड्यूस, अब क्लाइव का थोड़ा सा काम देख ली, क्लाइव ने क्या क्या किया। क्लाइव इंट्रोड्यूस ए न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन बंगाल कॉल्ड ड्यूल गवर्नमेंट। तो क्लाइव का काम था कि बंगाल में उसने दोहरी शासन पद्धति शुरुआत की, जिसको ड्यूल गवर्नमेंट कहा गया। इन विच नवाब ऑफ बंगाल वाज नॉमिनेटेड हेड। उसमें जो है बंगाल के नवाब को जो है कहा कि आप बंगाल के हेड हैं, लेकिन लगान वसूलने का पूरा काम जो है अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। लड़ाई के बाद 2 प्रकार की हो गया। बंगाल का नवाब तो मीर जाफर बन गया, लेकिन गवर्नर लॉर्ड क्लाइव बन गए। लॉर्ड क्लाइव ने कहा मैं आपकी सुरक्षा का जिम्मेदारी लेता हूं और जो है मैं लगान वसूलने का काम मैं करता हूं, बाकी आप जो है शासन चलाइए। तो 2 तरह के 2 शासक हो गए, एक लॉर्ड क्लाइव गवर्नर बन गया और मीर जाफर वहां का नवाब बन गया। तो बंगाल में 2 शासक हो गए, एक गवर्नर और नवाब। इसी को ड्यूल गवर्नमेंट कहा गया। ड्यूल मतलब 2 शासक, लेकिन रियल पावर किसके था, अंग्रेजों के अंडर में थी। दिस ड्यूल गवर्नमेंट वाज इंडेड बाय वारन हेस्टिंग। और यह ड्यूल सरकार जो है वारन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव के बाद जो बंगाल का गवर्नर वारन हेस्टिंग बना, उसने यह पद्धति को खत्म कर दिया। यह अब मीर जाफर बिकम नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर हिम मीर कासिम। पहले मीर जाफर जो बंगाल का नवाब बना, लेकिन अंग्रेज जो है मीर जाफर से खुश नहीं थे, उसके शासन से। तो उसने जो है उसके दामाद को मीर कासिम को मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बना दिया। और मीर कासिम, as Mir Jafar was not able to satisfy the demand of Angrez, he was forced to resign in 1760। जब तक रॉबर्ट क्लाइव रहा तब तक मीर जाफर बना रहा। एंड मीर कासिम was put on the throne, who proved to be an efficient and stronger ruler। अब मीर जाफर ने जो है
जो 2-3 साल तक शासन किया, लेकिन अंग्रेज जो है उससे खुश नहीं हुए। तो 1760 में रॉबर्ट क्लाइव के जाते ही उसको हटा के मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। और मीर कासिम थोड़ा सा क्या था, वह अच्छा था, वो काफ़ी अच्छा नवाब था। उसने बंगाल की स्थिति सुधारने की कोशिश की और वह अंग्रेज़ों से जो है बंगाल को बचाने की भी कोशिश की। यही जो है कारण जो है, इसी के कारण जो है अंग्रेज भी इसके खिलाफ हो। ही चेक द मिसयूज ऑफ फरमान ऑफ बाय द कंपनी ऑफिस एज दे यूज टू इवेट द कस्टम ड्यूटी। उसने भी जो है फरमान को मिसयूज को रोकने की कोशिश की, क्योंकि जो फरमान 1717 में मिला था, ठीक, जिससे जो है वो कस्टम ड्यूटी नहीं देते थे। ये भी काम वही उसी रास्ते पे चल दिया जिस रास्ते पे सिराजुद्दौला चला था, उसी पे जो है मीर कासिम भी चल दिया। यही जो है फिर अंग्रेजों को नाराज कर देगा। फिर और क्या किया, मेड इंग्लिश वर्चुअली द मास्टर ऑफ, ठीक है, ये सारी चीजें हुई। तो अब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, ठीक है। तो वह भी इनको नाराज करने लगा, क्योंकि वो भी अंग्रेजों के हित के खिलाफ, क्योंकि मिसयूज फरमाना करने लगा और सारे कदम उठाने लगा। उसने क्या किया कि जब देखा कि अंग्रेजों ने जो है मिसयूज कर रहे हैं, तो उसने जो है कहा सारे भारतीय व्यापारियों को भी उसने छूट दे दी कि आप भी उसी तरह जो है व्यापार करिए जैसे अंग्रेज करते हैं। तो जिससे अंग्रेजों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो भी हमारे बराबर आ गए, जिससे उनको जो एडवांटेज था इंडियन व्यापारियों से, भारतीय व्यापारियों के अगेंस्ट उनको जो एडवांटेज मिला था, वह एडवांटेज इसने खत्म कर दिया। तो यह अंग्रेजों को अच्छा नहीं अच्छा लगा। तो क्या हुआ, दूसरा लड़ाई लड़ी गई। उस लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ बक्सर। तो प्लासी में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ काम किया, तो बैटल ऑफ प्लासी हुई। अब मीर जाफर के बाद मीर कासिम बना। मीर कासिम ने भी कुछ अंग्रेजों के खिलाफ काम किया, तो दूसरी लड़ाई लड़ ली गई, जिसको बैटल ऑफ बक्सर कहा गया। बैटल ऑफ बक्सर में क्या, यह बैटल का परिणाम क्या हुआ था कि जिससे ये काफी इंपॉर्टेंट है बैटल, 57 में लड़ी गई। ये 1757 में ये थी प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। और यह जो है प्लासी की लड़ाई लड़ी गई, और यह आप जाने 7 साल बाद जो है बैटल ऑफ बक्सर लड़ेगी। इस बैटल का परिणाम यह था, इसमें हुआ क्या क्या था, इस बैटल में लड़ाई में हमने कारण बता ही दिया। इस लड़ाई में जो है, तो इस लड़ाई का कारण वही था, मीर कासिम जो अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहा था, उसी कारण ये लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई के बाद ये हुआ कि अंग्रेजों का पूरे बंगाल पे पूरी तरह से कंट्रोल हो गया। पहले 2 शासन थी, अब यह पूरी तरह बंगाल के उनके अधिकार में आ गया। उसके साथ साथ और क्या हुआ, मीर कासिम शुजाउद्दौला, देखिए यहाँ एक शुजाउद्दौला, ये ध्यान रखिए, शुजाउद्दौला। और पहले लड़ाई में प्लासी में सिराजुद्दौला था, ठीक, ये शुजाउद्दौला है, वहां पे क्या था, सिराजुद्दौला, ठीक है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे सिराज था, सिराज है, और ये कौन सा है, सुजा है, वो सिराज है, ये शुजाउद्दौला है। ये कौन था, बंगाल नवाब था, अवध का नवाब, लखनऊ के पास का क्षेत्र अवध कहलाता, वहाँ का नवाब था। और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड था, और अंग्रेजों की तरफ मेजर मुंडो था। अब ये क्या हुआ, इस लड़ाई में ये 3 प्लेयर कहाँ से आ गए, लड़ाई हुई। लड़ाई बक्सर की लड़ाई में क्या हुआ, मीर कासिम को लगा तो वो कमजोर है, तो उसने जो है नवाब, बंगाल के नवाब से जो है सहायता मांगी। और बंगाल का नवाब जो है मुगल एम्पायर, उस समय मुगल जो राजा था शाह आलम सेकंड था मुगल, तो वह भी अंग्रेजों से खुश नहीं था। तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला बंगाल अवध का नवाब, और
मुगल एम्परर, शाह आलम जो है, ये तीनों जो है एक तरफ हो गए और एक तरफ अंग्रेज एक तरफ हो गए। तो इन लोगों के बीच लड़ाई हुई। लड़ाई में जो है यह पार्टी हार गई, बड़ी पार्टी, तीनों पार्टियों को अंग्रेजों ने हरा दिया इस लड़ाई में, जिसके कारण अब अंग्रेजों की शक्ति बहुत बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि वह तो सबसे पहले उन्होंने पहली लड़ाई में प्लासी में तो उन्होंने सिर्फ बंगाल के नवाब को हराया था। अब यहाँ उसने भारत के सुल्तान को हरा दिया, जो भारत का अपने आप को सुल्तान बोलता था, मुगल एम्परर था, वह भारत का मुगलों का राजा कहलाता था। मुगल की जहाँ जहाँ सत्ता थी उसका प्रतिनिधित्व करता था। अब चाहे वो कमज़ोर हो गया था, लेकिन फिर भी भारत में एक बहुत बड़ी ताकत उसे मानी जाती थी। तो अब अंग्रेज़ों ने, और अवध का नवाब भी बहुत ताकतवर था, तो ऐसे तीन लोगों को जब इन्होंने हराया, तो जिसके कारण उनकी शक्ति और बड़ी हो गई और वह नॉर्थ इंडिया के सुप्रीम पावर बन गया। अब नॉर्थ इंडिया में वह अंग्रेज की सत्ता स्थापित हो गई। अब लड़ाई के बाद क्या क्या हुआ? लड़ाई के बाद देखिए क्या हुआ। इलाहाबाद ट्रीटी, इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद ट्रीटी हुई। इस ट्रीटी में क्या हुआ? प्रोविंस ऑफ अवध रिटर्न टू शुजाउद्दौला, जो अवध का जो क्षेत्र था उसको शुजाउद्दौला को लौटा दिया गया। शुजाउद्दौला को कहा कि आपको अवध का क्षेत्र हम लौटा दें, बट ही हैड टू पे 50 लाख टू इंडिया, पर उसके बदले में आपको 50 लाख अंग्रेजों को देना पड़ेगा युद्ध के हार जाने के रूप में। शुजाउद्दौला वाज फोर्स्ड टू शुजाउद्दौला को जो है ये कहा गया, शुजाउद्दौला फोर्स्ड टू, ठीक है, इंग्लिश टू फॉर डिफेंस ऑफ हिज स्टेट। अब जो ये कहा गया, शुजाउद्दौला वाज फोर्स्ड टू प्लेस ट्रूप फॉर द डिफेंस ऑफ इजराइल, पर उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि आपको अपने अवध में जो है एक अंग्रेज फौज रखनी पड़ेगी और आप सेना नहीं रह सकते, आपको 50 लाख देना पड़ेगा। अवध के नवाब को 50 लाख देना था अंग्रेजों का, और उसके अपने राज्य में एक सेना, अंग्रेजों की सेना रखनी पड़ेगी ताकि उसके राज्य की सुरक्षा की जा सके, क्योंकि अब अवध के नवाब को सेना रखना अलाउ नहीं था, ताकि वह दोबारा फिर से अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ाई ना कर सके। तो यह शर्त रखी गई। शाह आलम जो दिल्ली का जो राजा था, एम्परर था मुगलों का, उसको कहा गया वाज फोर्स्ड टू ग्रांट द दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा टू इंग्लिश। अब शाह आलम से कहा गया कि आप हमको ग्रांट दीजिए, आप हमको लिखित में दीजिए कि हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जगह लगान वसूल सकते हैं। तो शाह आलम को ये देना पड़ा लिखित में कि आप जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा उनको देना पड़ा। और तो शाह आलम को ये अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और दीवानी देनी पड़ी। दीवानी का मतलब वहाँ से लगान वसूलने का अधिकार देना पड़ा, और उसके बदले में उसे क्या मिला? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कारा एंड इलाहाबाद वेयर गिवन टू शाह आलम एंड इंग्लिश अकॉर्डेड पेंशन ऑफ 26 लाख पर ईयर टू हिम। अब शाह आलम को उसके बदले में क्या मिला? कारा का क्षेत्र मिला, डिस्ट्रिक्ट कारा, कड़ा डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं वैसे, कड़ा डिस्ट्रिक्ट इधर आपका जो है ये मान चलिए कौशाम्बी के आगे का क्षेत्र है कड़ा डिस्ट्रिक्ट, और इलाहाबाद दो डिस्ट्रिक्ट उसको दे दिया गया कि आप वहाँ रहिए, और साथ साथ उनको 26 लाख रुपए सालाना पेंशन दी गई कि अब आप जो है राजा रहने के बदले जो है आपको बस ये 2 राज दिए गए, आप वहाँ की लगान वसूलिए, उसके साथ साथ आप 26 लाख की पेंशन आपको दी गई। तो ये समझौता हुआ इलाहाबाद की सन में। फिर मीर जाफर को फिर से जो है बंगाल का नवाब बना दिया गया, और मीर जाफर के मरने के बाद निजामुद्दौला बंगाल का नवाब बना।
तो ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो बैटल ऑफ बक्सर में ये दो काम हुए। तो नॉर्थ इंडिया में जो है दो लड़ाइयाँ लड़ी अंग्रेज़ों ने, एक बैटल ऑफ प्लासी, दूसरा बैटल ऑफ बक्सर, जिसके कारण जो है नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पे जो है अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। अब यहाँ से जो है अब वो लोग साउथ में बढ़े। इसके पहले उन लोगों ने कर्नाटक में लड़ाई लड़ ही ली थी, कर्नाटक लड़ाई 60 तक में ख़त्म किया था। उसके बाद साउथ में और भी उन्होंने लड़ाई ली, जैसे मैसूर की उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसके बाद मैसूर के बाद मराठा, ठीक है, मराठाओं के बाद फिर नॉर्थ में आए अंग्रेज, ठीक है, सॉरी सिख। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसके बाद उनको अभी और 3 लड़ाइयाँ लड़नी हैं। ये लड़ाइयाँ उनकी जो है ये सारी लड़ाइयाँ हैं। बक्सर के बाद मैसूर, मैसूर के बाद जो मराठाओं से उनकी काफ़ी लड़ाई हुई, मराठाओं के बाद फिर वो सिख की तरफ आए, तब जाके लगभग काफ़ी बड़े भाग पे उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो नेक्स्ट चीज़ें जो हैं हम लोग आगे का जो है कंक्वेस्ट ऑफ मैसूर, और मैसूर के बाद मराठाओं के बाद, तो 3 लड़ाइयाँ जो हैं हम लोग साउथ की, मराठा और वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके।